Hi everyone, my name is Eras and today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some different chapters with different ideas and many more different concepts, right? Today the name of the chapters is that is the we want to know what is the name of the chapters actually, and basically the name of the chapters is that chemical reactions and chemical equations, and this is the name of the chapters, which is the chapters of chemistry, and this is the first chapter of chemistry for class 10th standard students, right? So वेलकम डियर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अब आप 10th में पहुंच चुके हो, राइट? सबसे पहले तो यही मैं आपसे बोल दूं, है कि नहीं? तो मैं आपसे ये बतलाना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए बहुत सारे चैप्टर्स को डिजाइन किया है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके एक एक पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास किया, हर एक पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन देते हुए। फिजिक्स को भी पढ़ाया मैंने, केमिस्ट्री को भी पढ़ा रहा हूँ जी, और बायोलॉजी को भी पढ़ाया है मैंने, राइट? चैप्टर्स आने में आगे पीछे लेट हो जाता है क्योंकि मैं और भी क्लासेस पे काम करने के लिए चला जाता हूँ, राइट? बट हाँ, आएगा जरूर, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि मैं हूँ अभी, राइट? तो मैं आपसे सिखाता हूँ कि ये 10th क्लास का ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये सीख गया तो आपको केमिकल का इक्वेशंस और रिएक्शंस पर इस सब पर कमांड आ जाएगा, पकड़ बन जाएगी, राइट? अच्छा खासा कमांड आ जाएगा। इसीलिए आपको इस चैप्टर के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, राइट? और ये पहला चैप्टर है। और बोर्ड एग्जामिनेशन की मैं बातें करूं कि क्या इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस वगैरह सब आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हाँ, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस वगैरह ये सब इससे पूछे जाते हैं। अक्सर जो है वो क्वेश्चंस वगैरह ये सब आ जाता है, राइट? इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान में रखेगा और याद रखना, राइट? तो समझ गया, मैंने आपको हर एक चीजों के बारे में डील करने का प्रयास किया है, राइट? कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। और ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, और जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा मैं ऐसा मान लूंगा कि तुम 10th क्लास में हो और तुझे इस चैप्टर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, और मैं यहीं से शुरू करूंगा ऐसा मान करके, और पूरा जहां तक पढ़ना रहेगा आपको वहां तक लगे आपको पढ़ा देंगे। इसीलिए डोंट वरी, तकलीफ करने की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं, राइट? बट हाँ, मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी चीजें पढ़ाऊंगा उसको लिखाते हुए पढ़ाऊंगा और बहुत ज्यादा नोट्स को शेयर करते हुए पढ़ाऊंगा। लेकिन इसीलिए आपको पेशेंस बना करके रखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि पढ़ाई में पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, धैर्य मत खो देना, नहीं तो फिर नॉलेज कैसे ग्रहण कर पाओगे, राइट? मैं शॉर्टकट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद, राइट, तुझमें भी हिम्मत आ जाए कि तुम भी किसी को पढ़ा सको, राइट? तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जी? और इतना ही नहीं, मैं ये भी चाहता हूँ कि जब तुम इस लेक्चर को देखो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर तुझे दोबारा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़े रिवाइज करने के लिए। तो क्या, तो नोट्स मैंने दिया है, उस नोट्स को ही पढ़ करके रीड करके तुम खुद से समझ जाओ। मैं मेरी बस यही इच्छा है तुमसे, राइट? बदले में यही चाहिए और नथिंग एल्स, राइट? सो शुरू करते हैं। इतनी सारा ज्ञान के भंडारों को साइड में रख करके, आपके दिमागों में रख करके, अब सीधे सीधी बात करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है जी? तो चैप्टर्स का नाम तो आपने जान ही लिया और देख ही लिया हो, राइट? ये पहला चैप्टर है आपका, ठीक है ना? दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, राइट? एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है? देख रहे हो चैप्टर का नाम ये है। लेकिन कुछ कुछ लोग इस चैप्टर का नाम ये भी बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ठीक है? इस प्रकार से ही बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, बस बोलने का रंग रूप अलग हो गया है कि नहीं? तो बस वही वाली बात हो गई, ठीक है? तो बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस के बारे में ही पढ़ना ही करना है, राइट? पहला ही लिख दिया केमिकल इक्वेशंस, राइट? तो मैं तुझसे ये बतलाता हूँ केमिस्ट्री में होता क्या है। केमिस्ट्री में कुछ खास नहीं है, ये इसके साथ मिल गया तो कभी वो उसके साथ मिल जाएगा, तो कभी वो उससे कनेक्शन तोड़ देगा, तो कभी वो उसके साथ नया मिल करके कुछ नया चीज का क्रिएट कर देगा। यही चीज होता रहता है और कुछ खास होता रहता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कभी वो उससे मिल जाएगा तो कभी वो उससे हट जाएगा, राइट? कभी पैचअप, कभी ब्रेकअप, और फिर नया चीज का क्रिएट कर देगा, है कि नहीं? यानी कि प्रोडक्ट के रूप में निकाल देगा। तो दैट इज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में यही चीज होते रहता और नथिंग एल्स, राइट? चलिए, अब कुछ आगे की बातें किया जाए पढ़ाई का। देखो, ध्यान से देखिए,
मैंने तुझसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना चाहा है इस चैप्टर के बारे में। जो इंट्रोडक्शन है मैं क्या बताना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन में चैप्टर का ट्रेलर होता है कि इस चैप्टर में किस चीज के बारे में पढ़ेंगे और किस चीज के बारे में जानकारी लेंगे। समझ गया ना, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वो जानकारी देता हूँ। लेकिन हाँ, ये इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे तुम देख रहे हो वो टॉपिक्स होगा कि क्या पढ़ना है, ये तो बता दिए सर, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो सिर्फ लिखा हूँ वो एक रेफरेंस पर्पस के लिए, यानी कि एक ध्यान में रखने के लिए। हालांकि जो पढ़ाऊंगा वो इससे कई गुना ज्यादा पढ़ाऊंगा, लेकिन ये एक रेफरेंस पर्पस के लिए है, ध्यान में रखने के लिए। अच्छा ठीक है, तो ये होने वाला बहुत अच्छी बात है, राइट, इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहला लिखा हूँ जी कि केमिकल रिएक्शंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले ये बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या है, इसका डिफिनेशंस क्या होगा, और फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका गुण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है या फिर केमिकल रिएक्शंस हुए हैं या फिर हैं, कैसे, उसका क्या गुण होगा। जैसे भाई मैं तुझे क्यों कहूँ कि तुम बॉय हो, है कि नहीं, राइट, ये प्रश्न है कि नहीं है, तो तुम देख सकते हो कि तुम क्यों कहोगे, है कि नहीं। दाढ़ी है, मूछें है, बॉडी है, स्माइल है, और क्या, और हेयर स्टाइल तो है ही, राइट, और खूंखार जैसा आवाज ही, है कि नहीं। तो और क्या चाहिए, और ये बहुत कुछ। अच्छा, चलो भाई, तो दूसरा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस वही वाली बात होगी, है कि नहीं। केमिकल रिएक्शंस यानी कि रिएक्शंस किए, और इक्वेशन यानी कि दैट मीन्स उसको लिख कैसे रहे हो, दैट इज द इक्वेशंस, राइट। दूसरा है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। ये केमिकल इक्वेशंस के बारे में बातें करते हुए तुम्हारे मन में चला कि इसको बैलेंस कैसे करें। अब कोई लड़का सोच रहा हो कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, देखो जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो लड़का को ये नई नई चीजें हैं, इससे सुन करके अटपटांग चलाया कि सर क्या बोल रहे हैं। भाई ये टॉपिक का नाम है और तुम जानना चाहते हो ना कि बैलेंसिंग केमिकल केमिकल इक्वेशन क्या हुआ और केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, इसका डिफिनेशन क्या हो और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये चीज तो मैं पढ़ाऊंगा ही टॉपिक में, ठीक है ना। तो जब उस समय पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और दोबारा पूछने नहीं वाले हो कि सर ये क्या हुआ, इस तरीके से मैं बताने वाला हूँ, राइट। अभी लग रहा होगा क्योंकि नया नया चीज टॉपिक सुन रहा हो ना, इसीलिए। तो इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये सब घबराहट आते रहेगी और जाते भी रहेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब चूंकि हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में तुझसे जानकारी दे दिया है, तो ये पढ़ाऊंगा कि केमिकल रिएक्शंस का कितने प्रकार है। तो टोटल 4-5 प्रकार है, उन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, राइट। एक आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिएक्शंस, जिसे शॉर्ट में रेडॉक्स रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हुआ और रिडक्शन रिएक्शन क्या हुआ, जब मैं बताऊंगा कि जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या कहलाएगा, और जब हाइड्रोजन निकलेगा या फिर ऑक्सीजन हटेगा तो क्या कहलाएगा, राइट। इस प्रकार से बातें करते हुए मैं बहुत सारी चीजों के बारे में डील करूंगा। देखिए, ध्यान दीजिए, एक टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे प्रत्येक जीवन में हमारा प्रत्येक जीवन में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है हमारे लाइफ में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक टॉपिक है कोरोजन। तो कोरोजन क्या हुआ, ये ये होता क्या है, इसका डेफिनेशंस क्या हुआ, तो ये भी सिखाऊंगा। और एक अलग से टॉपिक आता है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी क्या है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे, इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, राइट। और जब ये सारा टॉपिक हो गया, ठीक है ना, ऐसे तो बहुत ज्यादा टॉपिक पढ़ना है, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा है मेन मेन जो है, यानी कि मुखिया मुखिया को पकड़ते हैं, वो पूरा गांव का भेज देगा। उसी प्रकार से मुखिया की तरह हमने लिखा है, और इसके अंदर तो बहुत सारे चीज है, टॉपिक है, यानी कि लोग हैं जो इसके बारे में जानना है। ठीक है जी, तो मैं यही चीजें जो है वो आपको मैं सिखा रहा हूँ, राइट। बहुत रात हो चुकी है ना, और लेट नाइट वीडियोस लेक्चर्स आपके लिए बना रहा हूँ, इसीलिए नींद आ रहा है। देखिए, एक नेक्स्ट है सोलो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। जब ये टॉपिक को मैं पढ़ा दूंगा तो एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चंस होगा उन सभी क्वेश्चंस को वन बाई वन करके सोल्व करूंगा मैं इन सभी क्वेश्चंस को, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, राइट। और इतना ही नहीं,
सोल्व वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, बहुत ही ज्यादा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डील करेंगे और कुछ कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे, और इतना नहीं बल्कि लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशंस करने का प्रयास करेंगे, राइट। तो इन सभी चीजों के बारे में आप एक बार देख लीजिए कि क्या क्या भाई सर जो है वो पढ़ाने वाले हैं और क्या क्या चीजों के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, राइट। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट, है कि नहीं। चलो लिख लिया, बोलिए, वेरी गुड। तो आखिरकार तुझे पता चल ही गया कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में बातें करते हुए, राइट। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। इसे लिखा ना जी, देख लो। चलिए, देखो एक टॉपिक है हमारा, ठीक है ना, कि सम कॉमन चेंजेस, कुछ कुछ कॉमन चेंजेस है जिसके बारे में जानकारी देना अनिवार्य लगा मुझे। मुझे लगा कि नहीं, चलो बता देना चाहिए नॉलेज के लिए। ऐसे तो ये बचपन में ही ये सब चीजों के बारे में जानकारी लेना था, लेकिन मुझे फिर भी उचित लगा बताना कि नहीं भाई बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, राइट, जानकारी के लिए, इसलिए जान लेगा। सम कॉमन चेंजेस लिखा हूँ कि फ्लोइंग आर द कॉमन चेंजेस विच अकर इन थिंग्स अराउंड अस, यानी कि जो हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं प्रत्येक जीवन में, उसमें भी बदलाव आता है। जैसे मैं इस स्टाइल में हूँ, अभी इस स्टाइल में हो गया, तो मेरे में भी बदलाव आया। मैं सर को ऐसे करके बोल रहा हूँ, अभी ऐसे कर लिया, ठीक है ना। तो तो मेरे में भी बदलाव आया कि नहीं है, मेरा स्टाइल में बदलाव आया, ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे कर लिया, बहुत सारी चीजों करते रहता हूँ, राइट, है कि नहीं। तो वो बदलाव हुए। तो क्या क्या चीजों जो है वो उसमें बदलाव होता है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करता हूँ, राइट। तो सबसे पहला लिखा हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही बन जाना, ये बदलाव नहीं है, ये परिवर्तन नहीं हुआ, हुआ है, राइट, ऑब्वियसली यस। दूसरा है कुकिंग ऑफ राइस, चावल, सूखा चावल को पकना, ठीक है। तो चावल पक जाता है, भात बन जाता है, ठीक है। तो वो भी तो चेंजिंग है, उसमें भी तो बदलाव हुआ हुआ है ना, राइट। तीसरा ध्यान दीजिए, कुकिंग ऑफ चपाती फ्रॉम व्हीट फ्लोर, चपाती बनता है किस चीज से, तो व्हीट फ्लोर से, गेहूं के आटा है, ठीक है। तो पाउडर की तरह है और उससे हमने रोटी बना लिया, तो देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे भी बदलाव हुआ ना, राइट। तो यही तो बता रहा हूँ कि कुछ बदलाव है जो होता है, उसे थोड़ा सा जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या बदलाव होते हैं। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स वुड इटसेट्रा, अब देखिए क्रैकर्स बर्निंग हुआ यानी कि पटाखे छोड़िए, चाहे वुड यानी कि लकड़ियां जल रही है, तो पहले जैसा वो नहीं होगा, अब खत्म, राख में बदल गया वो, तो वो भी तो चेंज हुआ, कैसा चेंज, तो केमिकल चेंज हुआ वो भी, राइट। देखिए ग्रोविंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स भी बड़ा हो गया, तो वो छोटा नहीं हो सकता। मैं बच्चा था, नन्ना सा मुन्ना सा, राइट, मम्मा के गोदी में खेलते थे, अब तो क्या ही करना, तो आंसुओं के अलावा कुछ बचा नहीं, खैर नहीं। तो हम आपसे ये बता रहा हूँ कि इतना सा बच्चा था लेकिन आज बड़ा हो गया इतना सा, है कि नहीं। तो मैं कभी दोबारा से छोटा होऊंगा जी, नहीं हो सकता। यानी कि केमिकल चेंज हुआ है ना, केमिकल रिएक्शन से एक प्रकार से। तो जहां मैं बोलता हूँ कि केमिकल चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि केमिकली रिएक्शंस हुआ है, उसके बॉडी में केमिकली चेंजमेंट हुआ है, राइट। छठा है रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों को कटाई कर देना, तो काट दिए, गाना है, टूट गई जो डाली जिसमें फूल नहीं फिर खिलता, इस प्रकार से बोलते हैं। कहने का क्या अर्थ हुआ, टूट गया भैया, टूट गया, वो टूटा हुआ नहीं, उसमें कैसा कुछ हो सकता है, इसलिए कभी दिमाग अपना भी लगाया करो, राइट। तो फल तोड़ दिया, तो हम तो उसको में केमिकली बदलाव ला दिए हैं, राइट, वो कभी जुटेगा नहीं वापस। तो यहाँ पे भी केमिकल इक्वेशंस, आई मीन टू से दैट कि केमिकल रिएक्शंस को दर्शाया कि नहीं दर्शाया, ऑब्वियसली यही चीज सिखा रहा था। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात इससे भी ये है, लेकिन ये जानने के बाद ही ये जानना था आपको, इसीलिए ये टॉपिक नेक्स्ट लेकर आऊँ, ठीक है ना। चीजों को सीरियल वाइज से क्यों लिखा जाता है, लेक्चर्स को सीरियल वाइज से क्यों बनाता हूँ मैं, ताकि आपको पता चले कि पहले ये जानना है, फिर ये जानना है, फिर ये जानना है, क्यों,
क्योंकि वो नहीं जाना है, ये नहीं जाना। एक बात पता जी, तीसरा मोहल्ला पर जाना है, तीसरा फ्लोर पर जाना है, पहला फ्लोर चढ़ के जाएंगे ना कि फान के जाएंगे उसको, बोलो? दोनों कमा करके जाएंगे, लेकिन कुछ करो, पहला फ्लोर तो होते ही हुए ही जाना पड़ेगा, राइट? है कि नहीं? ऑब्वियसली। तो इसीलिए ये जानना था, उसके बाद ही ये जानना है, राइट? लिखा हूँ कि व्हेन ए चेंज बिकम नोटिसेबल, आखिरकार इस प्रकार से जो चेंजिंग है वो हमें कैसे पता चला कि इसमें बदलाव हो गया, कैसे पता चला कि चेंज हो गया है, राइट? यही हमारा प्रश्न है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। तो जानकारी लेनी चाहिए, राइट? ये आखिरकार कैसे ये संभव हो पाया, कैसे ये बदलाव जो है वो आखिरकार ये हो पाया, राइट? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन्हीं सभी बदलावों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वन बाय वन करके, राइट? ऑब्वियसली यस। इसीलिए लिखा हूं द एबव चेंजेस बिकम नोटिसेबल, जो ऊपर का जो चेंजिंग हुआ, चेंजमेंट हुआ, वो नोटिसेबल है, हुआ। कब हुआ, कैसे हुआ, यही सिखा रहा हूँ, ठीक है ना? नोटिसेबल हुआ ड्यू टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, क्योंकि जो निम्नलिखित बताया गया है वो कुछ कुछ चीजें हैं जो बदल सकता है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बदल सकता है कि नहीं? जैसे हमारे बॉडी ही एक ऑब्जेक्ट है, और इस ये बॉडी यानी कि इस ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर बदल जाता है। जैसे कैसे जाड़ा बुखार लग जाता है, टेम्परेचर डाउन हो गया, ठंडा हो गया, मर गया आदमी, ठंडा हो गया, टेम्परेचर भैया कहाँ से आएगा दोबारा? लेकिन बुखार लग रहा है, टेम्परेचर हाई है, तो टेम्परेचर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है ये ऑब्जेक्ट का, राइट? ऑब्वियसली बदल रहा है। तो यही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि अभी बदल सकता है, ठीक है? अब देखिए पोजीशन में भी कैसे पता चलता है कि चेंजिंग हुआ। तो उसका, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसे हो गया, यहाँ पे आ गया भटक भटक के, है कि नहीं? तो मैं जगह को बदल रहा हूँ कि नहीं बदल रहा हूँ? तो पता चल रहा है कि नहीं, बदलाव हुआ है, चेंजिंग हुआ है, राइट? ऑब्वियसली। ठीक है। शेप, ठीक है, उसका जो शेप था, जैसे मेरा ये शेप है, फिर मैंने बोला ये शेप हो गया, फिर मैंने कहा ये शेप हो गया, फिर क्या ही कहना, और अब क्या ही कहना, है कि नहीं? तो शेप में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली हो गया। अब देखो साइज, अब जैसे कि भैया मैं सिकुड़ के खड़ा हूँ, इतना सा हूँ, तो भी कर, और अब जब ऐसे तन के खड़ा हो गया, तो अब ज्यादा स्पेस ले लिया कि नहीं ले लिया? तो ये साइज में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो पता चला कि नहीं भाई बदलाव हुआ है, राइट? तो पता चल रहा है आपको कि आखिरकार किसी भी चीज में चेंजिंग है, तो वो कैसे पता करेंगे कि चेंजिंग है? तो इन निम्नलिखित में से कोई एगो एगो आपको बदला हुआ लगे, या फिर एगो भी से भी ज्यादा बदला हुआ लगे, तो फिर क्या ही कहना। तो कहेंगे कि उसमें बदल गया है, चेंजिंग हुआ है उसमें, राइट? उसमें परिवर्तन हो गया है, राइट? चलिए, दूसरा है कलर, ठीक है? कलर बदल गया किसी ऑब्जेक्ट का, तो कह सकते हैं कि उसमें परिवर्तन आ गया, उसमें चेंजिंगमेंट आ गया। जैसे मैंगो का पेड़ आपने देखा है, मैंगो में आम भी लटके हुए देखे होंगे। तो जब मैंगो कच्चा रहता है तो उसका जो फल है वो ग्रीन कलर का रहता है कि नहीं रहता? ऑब्वियसली रहता है। लेकिन जब मैंगो वहीं पक जाता है तो वो येलो कलर यानी कि पीला कलर में वो परिवर्तन हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। तो कलर में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग कहेंगे ना कि नहीं भाई मैंगो जो है वो बदल गया, चेंज हो गया, राइट? ऑब्वियसली यस। ठीक है। तीसरा पॉइंट गौर कीजिए, फिजिकल स्टेट, उसका फिजिकल अवस्था, यानी कि अभी ऐसे हैं तो ऊपरी बदलाव जो है दैट इज द फिजिकल स्टेट, ठीक है ना? यानी कि फिजिकल चेंज नहीं समझते हो? जैसे देखो वैसा कोई चेंजेस जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बदलाव हुआ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे हाथ रखूं, हाथ यहाँ हुआ, ठीक है? तो बदलाव किए, तो ऐसा कोई बदलाव जो पहले जैसा हो सकता है, ठीक है? ठीक है। तो ऐसे बदलाव को फिजिकल चेंज का नाम देते हैं, राइट? जैसे हाथ यहाँ, फिर पहले जैसा हो सकता है, यहाँ फिर पहले जैसा हो सकता है। तो ये फिजिकल चेंज इस प्रकार से हो रहा है, राइट? तो फिजिकल अवस्था में भी अगर बदलाव कर दे, जैसे मैंगो का पेड़ में आम यहाँ लटक रहा था, तुम धागा से बांध करके यहाँ कर दिया, तो अवस्था बदल गया कि नहीं बदल गया? फिजिकल स्टेट पहले जैसा हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो बदल गया। तो इस प्रकार से हमने बोला कि फिजिकल स्टेट में भी बदलाव हो सकता है।
नेक्स्ट है टेम्परेचर में, यानी कि उसका टेम्परेचर भी बताया, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है घट जाता है, तो टेम्परेचर में भी बदलाव आएगा तो भी कह दें कि वो ऑब्जेक्ट जो है में चेंजमेंट आया है, राइट, चेंजिंगमेंट आया है, यानी कि बदलाव हुई है, राइट। चलिए, अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है इसे तो आप लोग लिख लें, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए, लिख लिया, मिटा दें, बोलो जल्दी। चलिए, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट बता रहा हूँ कि उसका कंपोजिशन में बदलाव हो सकता है। कंपोजिशन क्या हुआ, कोई भी मटेरियल्स जो चीज से बना है वही उसका कंपोजिशन कहलाता है। तो उसमें भी बदलाव ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, ऑब्वियसली ला सकते हैं। तो उसमें भी अगर बदलाव हो गया, जैसे कि मैं किस चीज से बना हूँ, तो मैं हड्डी से बना हूँ, मांस से बना हूँ, मेरे अंदर रक्त है, ब्लड है। तो इसमें अगर मांस को काट के हटा दीजिए तो मेरे अंदर में बदलाव आ जाएगा, और अगर बोन को ही तोड़ के हटा दिए तो फिर क्या ही कहना, तो पूरे साफ ही हो जाएगा मामला। तो ऐसा नहीं करना। देखिए, स्ट्रक्चर है उसका, जो स्ट्रक्चर है उसका, जो डिजाइन है, उसमें भी अगर आप चेंज करते हो तो भी बदलाव होता है। तो ये टॉपिक पढ़ा करके मैंने तुझसे सिखलाया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे कि उसमें बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये 6 वो चीज को देखेंगे, बढ़िया से ऑब्जर्व करेंगे कि छठों पॉइंट में से कोई एक चीज बदल चुका है क्या, तो कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट बदल गया है। और एक से ज्यादा में बदलाव है तो कहेंगे तो फिर तो कंफर्म है कि वो बदल चुका है, राइट। तो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलो, लिख लिया, लिख लीजिए। जब मैं लिखने के लिए आदेश देता हूँ तो मेरी बातों को जरूर फॉलो करो और जरूर से अपने कॉपी में जरूर से इसे लिखिए, राइट। चलो, अब देखिए, अब एक टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस, एकदम नया टॉपिक है। अब ये चैप्टर की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, पहले ट्रेलर देखे, अब यहाँ से पिक्चर स्टार्ट हो चुका है इसी चैप्टर के बारे में बातें करते हुए, राइट। देखो, चैप्टर में जो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट। तो सबसे पहला प्रश्न है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होते क्या है, ये इसका डिफिनेशन से बताओ, राइट। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता रहा हूँ जी। इस संसार का ऐसा कोई भी रिएक्शंस जिसमें जो रिएक्शंस होने के बाद नए कोई भी एक प्रोडक्ट का बना है, वो भी न्यू गुण, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ पैदा हो, तो वैसे प्रक्रिया को हम लोग केमिकल रिएक्शंस का नाम देते हैं। नहीं समझ में आया, चलो अभी पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। लिखा हूँ कि रिएक्शंस आर, केमिकल रिएक्शंस आर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शंस जो है वो एक प्रकार के प्रोसेसेस है, यानी कि एक प्रकार के प्रक्रिया है। क्यों, केमिकल रिएक्शंस एक प्रकार के प्रक्रिया है भैया, जिसमें नया सब्सटेंस का निर्माण होता है, ठीक है, वो भी न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, वो भी नए नए गुण के साथ। तो इसी प्रक्रिया को केमिकल रिएक्शंस का नाम देते हैं। जैसे जैसे फादर और मदर दोनों आपस में सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं तो उनके जो बच्चे निर्माण होते हैं वो माता और पिता से ही वो पैदा हुआ संतान, लेकिन दोनों दोनों से अलग है होता है बच्चा कि नहीं होता है, उसका गुण में भी, टैलेंट में भी अलग होता है, नया चीज का भी निर्माण हुआ है और उससे अलग भी है कि नहीं। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शंस हुआ कि नहीं हुआ इससे मतलब नहीं है हमें, मैं बस एग्जांपल दिया समझने के लिए, राइट। तो वही होता है हमारा केमिकल रिएक्शंस में, समझ गया ना, ऑब्वियसली यस। अब कुछ कोई सोचेगा लड़का कि सर एग्जांपल्स देके बताइए, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने चीजों को लिखा है नरम मुलायम उंगलियों से, जैसे कैसे खाना बनाते हैं, माँ के हाथों का जादू है, लेकिन मेरी माँ ने लिख दिया, मैं लिखा हूँ, राइट। ठीक है ना, तो मैंने डिजाइन कर रखा है, आप इससे चिंता करने की जरूरत, अभी जो बता रहा हूँ बस वहां पे फोकस रखें, राइट। देखिए, और एक एक्स्ट्रा और बोनस पॉइंट के रूप में मैंने यहाँ पे बतलाना चाहा है, लिखा हूँ कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के वक्त एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, कोई भी एटम्स का जो एलिमेंट है
एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटम्स, ठीक है, यानी कि कोई भी एटम्स किसी भी एलिमेंट्स का डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, राइट। जब तुम केमिकल रिएक्शंस होता है, बहुत बड़ा बात हो रहा है, एक फैक्ट भी है, इसको हमेशा के लिए याद रखना, समझ गया ना। इसलिए इस संसार का कोई भी एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करता है तो एलिमेंट्स का एटम जो है, एक एलिमेंट्स का एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम में परिवर्तन नहीं हो जाता है, बल्कि जो पहले एलिमेंट्स का आइटम था वो ऐसे ही रहता है, बस रिएक्शंस के बाद सरिया लेता है, अपने आप को सरिया लेता है, सीरियल बॉय से सरिया लेता है कि भैया अब हमको इसके साथ रहना है, अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब तुम्हारे साथ नहीं रहना भैया, इसके साथ रहना, यानी कि सरिया जाता है, ठीक है ना। आई होप कि तुझे चीजों को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा, राइट राइट, ऑब्वियसली यस। चलिए, तो अभी भी अगर नहीं लिखे हो तो इसे जरूर से लिख लो अपने कॉपी में, ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे सिखा सकूं, है कि नहीं। चलिए, वेरी गुड। अब देखो, अब एक टॉपिक आता है जिसका नाम है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या हुआ, इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो मैंने लिखा है कि द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वैसा सब्सटेंस, वैसा ऑब्जेक्ट, वैसा चीज जो रिएक्शन में भाग ले, यानी कि रिएक्शंस होना चाहता है, जिस चीज का रिएक्शन होना है, उस सब्सटेंस को हमने क्या नाम दिया है, तो रिएक्टेंट का नाम दिया है, ठीक है। जैसे ये दोनों जैसे ये दोनों आपस में, चलो इसका एग्जांपल हटा देते हैं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है कि नहीं, है कि नहीं, एनीहाउ, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों आपस में मिलना चाहता है, ठीक है ना, तो जो केमिकल रिएक्शंस में भाग ले रहा है, ठीक है, और कुछ नया चीज का निर्माण करेगा, तो जो भाग लिया है, ठीक है ना, उसको रिएक्टेंट बोले हैं, और जो नया चीज का निर्माण हुआ है उसको हमने प्रोडक्ट का नाम दिया है, ठीक है ना, राइट। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फादर और मदर हो गया, ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में सेक्सुअली इंटरकोर्स करेंगे, राइट। तो इनको रिएक्टेंट के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट होंगे, लेकिन जो इनका बच्चा होगा, संतान होगा, वो प्रोडक्ट कहलाएगा, राइट। समझने के लिए बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस एग्जांपल से तो जल्दी समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल क्यों लेना, जब घर में ही हर एक चीज देख ही रहे हैं हम लोग, तो है कि नहीं। अब देखिए, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लिखा हूं, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि नया चीज का निर्माण हुआ है, न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, केमिकल रिएक्शन करके जो नया चीज का निर्माण हुआ है उसे हमने प्रोडक्ट का नाम दिया है, यानी कि वही हमारा प्रोडक्ट होता है, समझ गया ना, ऑब्वियसली यस। तो आई होप स्टूडेंट्स कि तुझे जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा, स्पष्ट रूप से क्लियर आपको 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 समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं यहाँ पे मिस आउट कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपसे नहीं शेयर करता हूँ, हर एक चीज पढ़ाएंगे, वो भी डिटेल में पढ़ाएंगे, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो प्रोडक्ट और क्या, ये दोनों बन गया, मिल गया, समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे कि समझाता हूँ, मान लो A इंटू बी है, अब ये दोनों जो है वो आपस में मिल रहा है, ये रिएक्शंस कर रहा है, केमिकल रिएक्शंस करवा रहा हूँ मान लो, तो क्या निर्माण होगा, ए बी, ठीक है। तो A और B मिला तो ये दोनों का दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और ये जो है वो ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, समझ गया ना। तो ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट। तो तो ये रिएक्शन में भाग ले रहा है ना जी, पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो ये रिएक्टेंट कहलाएंगे। और जो प्रोडक्ट नया निकला है, ठीक है, जो नया चीज का निर्माण हुआ उसे हमने प्रोडक्ट का नाम दिया। तो आई होप डियर कि तुझे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा, राइट, ऑब्वियसली यस। चलो इसे देख लो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए लिख लिया, मिटा दें, वेरी गुड, वेरी नाइस।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, नोट में कुछ चीजों को मैंने तुझसे बतलाना चाहा है। नोट में कुछ बातें हैं जो जानना इंपॉर्टेंट है, उसे जानते हैं। देखिए, मैग्नीशियम इज ए सिल्वरी व्हाइट मेटल। मैग्नीशियम के बारे में मैं बता रहा हूँ नोट में कि मैग्नीशियम कैसा है, इज ए सिल्वरी व्हाइट मेटल। यहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि मैग्नीशियम कैसा है भैया, तो सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस पॉइंट को डबल टिक आउट कर लो क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बताते चलूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा और कहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, राइट। देखिए, नेक्स्ट लिखा हूं कि मैग्नीशियम मेटल इज अवेलेबल इन साइंस लैबोरेटरी। मैग्नीशियम मेटल जो है वो कहाँ पे मिल सकता है आपको, कहाँ पे रह सकता है, तो वो साइंस लेबोरेटरी में रहता है, राइट। इन द फॉर्म, किस चीज के रूप में रहता है, तो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम वायर। रिबन का मतलब समझते हो, जो गर्ल्स स्टूडेंट अपने बालों में रिबन बांधती है ना, बंदा, या फिर बंदना उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बंदा, जो भी बोले, फंदा, फांसी का फंदा। यानी हम आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो जो रिबन बांधती है अपने बालों में, हेयर्स में, ठीक है, तो उसे ही रिबन कहते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन के रूप में रहता है, इसे चौड़ा लंबे पट्टे जैसा रहेगा, तो इसीलिए मैग्नीशियम रिबन का। या फिर मैग्नीशियम वायर, यानी कि मैग्नीशियम के तार, ठीक है, तो उस चीज के रूप में भी रह सकता है, इसलिए मैग्नीशियम वायर कह दिया हमने। वो कहाँ रहेगा, तो वो साइंस लेबोरेटरी में रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्नीशियम, साइंस लेबोरेटरी में मैग्नीशियम जो है वो किस चीज के रूप में अवेलेबल रहता है, तो मैग्नीशियम रिबन या फिर मैग्नीशियम वायर के रूप में रहता है। लेकिन यहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ये आपको जानकारी के लिए है, ताकि कोई पूछे तो आप बता सको, राइट। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। अरे रे, क्या हो गया, एक क्लिक और बात है। कुछ नहीं हुआ। फिर से, फिर से। हम्म, चलो कोई नहीं, लिख लेते हैं, लिखने में क्या दिक्कत है। ब्लैक ओ एक्स बाई जी ई एन, ऑक्सीजन। चलो हो गया, और कुछ भी नहीं ना बेटा। चलो ठीक है। तो हम तुझसे यही बतलाना चाह रहा था, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जी, ऑब्वियसली यस। किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है, परेशानी है, तकलीफ, तो अभी बोलेगा, नहीं है। बहुत सही। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शन का कुछ एग्जांपल्स के बारे में समझते हैं। जो तुम कह रहा था कि सर केमिकल रिएक्शन तो समझ गया कि क्या होता है, नया सब्सटेंस का निर्माण होगा, वो भी नया प्रॉपर्टीज के साथ, नया गुण रहेगा, लेकिन उसका एग्जांपल बताए, तो यही तो एग्जांपल है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, Mg प्लस O2, तो क्या बनेगा, MgO, ठीक है ना। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए उधर 2 mg और यहाँ पे होगा 2 mg, और तो कुछ है ही नहीं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि भाग ले रहा है, तो इसको हमने रिएक्टेंट बोल दिया, नाम दिया, और कुछ नहीं, ठीक है। और जो चीज का निर्माण होगा उसको हमने प्रोडक्ट कह दिया, नाम दिया है, जिस चीज का निर्माण होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। समझ गया, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट कहलाएंगे, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन करने के बाद जो मुझे मिला वो क्या कहलाएगा, तो वो प्रोडक्ट हो गया, राइट। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब यहाँ पे ध्यान दो, लिखा हूं कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, जब मैग्नीशियम रिबन को या फिर मैग्नीशियम के वायर को हीट करेंगे, आग देंगे, ठीक है, आग लगाएंगे, इट बर्न्स इन एयर, तो वो हवा में लहकेगा, जलाएंगे तो ऑब्वियसली जलेगा, विथ ए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। डैजलिंग, डैजलिंग का मतलब हुआ ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट, यानी कि चमकीला लाइट। तो वो जब जलाएंगे मैग्नीशियम रिबन को, तो वो विथ वो जलेगा, बर्न होगा, और फिर डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, यानी कि उजला चमकीला लाइट के साथ। इसलिए टू फॉर्म ए व्हाइट पाउडर, ताकि वो सफेद पाउडर में बदल जाए, परिवर्तन हो जाए।
कॉल्ड, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहें, ठीक है। तो याद रखो कि जब मैग्नीशियम रिबन के रूप में ऑक्सीजन के साथ में हवा में इसको लहकाएंगे, हीट देंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि व्हाइट पाउडर का निर्माण करेगा, ठीक है ना। जो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो व्हाइट पाउडर के रूप में मिलेगा हमको, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए, नोट में कुछ लिखाने का प्रयास किया हूं। द मैग्नीशियम रिबन which we use usually has which we use usually has a coating of मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम रिबन को हमने यूज किया है, वो उसके सरफेस पे एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग रहता है ऑन इट्स सरफेस, उसके सरफेस पर, विच इज फॉर्म्ड बाय, जो कि कैसे फॉर्म हो गया, कैसे निर्माण हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो फॉर्म्ड बाय द स्लो एक्शन ऑफ, कैसे, तो स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन इट। तो जो ऑक्सीजन है, हवा में मौजूद है ऑक्सीजन, तभी तो हम लोग सांस ले रहे हैं, जो कहते हो कि ऑक्सीजन लेते हैं, राइट। तो वो मैग्नीशियम रिबन पर अटैक किया, बार बार उससे गया, टकराया, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है वो कोटिंग का निर्माण कर लिया, यानी कि फॉर्मेशन कर लिया, समझ गया ना। चलिए, ऑब्वियसली यस, तो वो बन गया, ठीक है। इसीलिए इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए हम लोग इसको इसको क्लीन करते हैं, ठीक है ना। वो लिखा हूं नेक्स्ट पेज पे, सबसे पहले इस पेज को तो लिखो तो सही। तो लिख लिया, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, जब पहले बात है, बढ़ जाते हैं, वेरी। चलिए, तो सो बिफोर बर्निंग इन एयर, इसीलिए हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, कैसे, तो रबिंग, उसको रगड़ करके, किस चीज से, तो विथ ए सैंड पेपर, ठीक है। सैंड पेपर आता है, जैसे नहीं देखे हो सैंड पेपर, लकड़ी को घिस से लगी जंग लग जाता है नहीं, उसी प्रकार से सैंड पेपर आता है, ठीक है। तो उससे घिसा जाता है, दिस इज डन, किस लिए किया जाता है, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है किसी से, तो सैंड पेपर से रगड़ करके, ठीक है। अब बोर्ड में पूछेगा कि क्यों क्लीन किया जाता है, ठीक है, तो उत्तर में लिखना, इसको क्लीन किया जाता है किस लिए, तो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को में जो लेयर उस पर चढ़ गया है, मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ गया है, ठीक है। तो उसी लेयर को हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर से घसते हैं, ताकि वो क्लीन हो जाए, समझ गया ना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलेगा, नहीं है। चलो, इसे लिख लो, और ये फिगर्स हैं, ठीक है ना। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं, ठीक है जी। चलिए, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हेलो, कहाँ ध्यान है? चलो, मैं ये बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, कि मैग्नीशियम रिबन जो तुम देख रहे हो, वो इस प्रकार से ऐसे 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 स्पाइरल के रूप में ये है ना, ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। देख रहे हो ना, लगता है हेयर में बांधने वाला रिबन है। और इसको जला रहे हैं तो देखो, एकदम पूरा ब्लू कलर का शाइनिंग, एकदम पूरा चमकीला लाइट का निर्माण कर रहा है। लिखा है व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, जब मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया, जला जाता है, इट कंबाइंस विथ द ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है ऑफ एयर, जो कि एयर में प्रेजेंट है, इसलिए टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, राइट, इसलिए, ठीक है। और ये फिगर है, इस ये एक एक्सपेरिमेंट का फिगर है, ठीक है ना। तो इस फिगर को नीचे बना लेगा, ये फिगर नहीं बनाएगा, और लेकिन ये फिगर बना लेगा तुम, ठीक है। ये दोनों फिगर बना लो, एक साथ बना लो, पहले ये बना लो, इसके नीचे ये फिगर बना लो, नहीं तो दोनों अगल बगल में ही बना सकते हो, राइट। बना लिया, मिटा दे, एनी हाउ आई एम जस्ट गेटिंग। तो करना क्या है, सबसे पहले बर्नर रहेगा आपके, ये क्या बोलते हो केमिस्ट्री लैब में, उसको यहाँ से गैस को ऑन कीजिए और फायर दीजिए, फिर मैग्नीशियम रिबन को, पेयर ऑफ टोंग्स इसको बोलते हैं, उससे पकड़ो मैग्नीशियम रिबन को और फिर जलाओ, ठीक है।
जब जलाओगे तो बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, जब जलाओगे ना तो राख में बदल जाए, ठीक है। एक बॉच ग्लास है जिसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाए हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया, तो उसके पाउडर को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करेगा एकदम पूरा ब्राइट लाइट इस प्रकार से शो कर रहा है, चमकीला लाइट को इस प्रकार से दिखा रहा है, ठीक है ना, कि एकदम ब्राइट लाइट में वो जगमगाता हुआ वो जलेगा, एकदम पूरा इंजॉय करेगा। मैं खुद जला हूँ बहुत ज्यादा, इतना सा मैग्नीशियम रिबन जलाया था एकदम पूरा किचन मेरा एकदम इंजोरा से भर गया था, क्या ही कहना उस समय का, क्या व्हाट ए ग्रेट फीलिंग था, है कि नहीं। चलो इसे लिख लीजिए, इस फिगर को भी, ये दोनों, इस फिगर को बनाना है, वो नहीं बनाना है, ठीक है। ये दोनों बनाना है भाई, इसको नहीं बनाना है, कितने बार बोले, समझ में नहीं आता। इसे लिख लिया, आगे बढ़ते हैं तो, राइट, आगे बढ़ा जा सकता है ना, बोलो, हाँ। हाँ, चलो वेरी गुड। अब देखो नोट में कुछ बातें मैंने तुझसे बतलाने का प्रयास किया है, अब इसे भी सीख ले लोगे और समझ लो, क्योंकि समझने में और सीखने में कोई हानि नहीं है, राइट। चलिए समझते हैं। बता रहा हूँ जी कि a large number of chemical reactions keep on occurring in our daily life। हमारे प्रत्येक जीवन में बहुत ही ज्यादा रिएक्शंस जो है वो होते रहता है, चलते रहता है, राइट। तो उसे ही समझने का प्रयास हम लोग करते हैं वन बाय वन करके, राइट, कि आखिरकार कौन कौन सा जो चीजें हैं, कौन कौन सा जो रिएक्शंस है वो होता है हमारे प्रत्येक जीवन में। लेकिन आपसे मैं पूछूंगा कि आपके जीवन में ऐसा रिएक्शंस होता है, अरे तुम्हारा बॉडी से रिलेटेड नहीं जी, जो हम लोग देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेंज, बदलाव, ठीक है ना। जो रिएक्शन से बोल रहा हूँ बार बार, मतलब बदलाव, चेंजमेंट, जो देखते हैं हम लोग प्रत्येक जीवन में, वो क्या क्या है। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन हमने कुछ टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 हमने नाम यहाँ पे लिख रखा है, तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में जानकारी देता है, राइट। सबसे पहला है कि सोअरिंग ऑफ ऑफ मिल्क, यानी कि जो मिल्क है, हमारा दूध है, वो खट्टा हो जाता है। तो ये बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, अब पहले जैसा वो मिल्क हो सकता नहीं, हो सकता, खट्टा हो गया, हो गया। दूसरा लिखा हूं कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही बनाना, तो यह भी एक बदलाव है, यह भी एक चेंज है, राइट। तीसरा है कुकिंग ऑफ फूड, यानी कि भोजन को पकना या फिर भोजन बनना, वो भी बदलाव है। चौथा डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में भोजन को का पचना, ठीक है, तो वो भी कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वो भी एक प्रोसेस ही है, राइट। प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, जब हम लोग, हाँ हाँ, जब सांस लेते हैं तो बार बार ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, तभी तो हमें एनर्जी मिलता है एटीपी का फॉर्म, राइट। छठा पॉइंट है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि ग्रेप्स को फर्मेंटेशन होना, ठीक है। फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया है, आपको बायोलॉजी में पढ़ना है, राइट। सातवां है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन में जंग लग जाना, ये भी एक क्या हुआ, तो ये भी एक केमिकल चेंज ही हुआ इसमें, राइट। आठवां है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, यानी कि फ्यूल्स का जलना, जैसे चारकोल हो गया, एलपीजी सिलेंडर ही हो जाए, चाहे और भी पेट्रोल ही हो गया, तो ये सब के सब क्या है, केमिकल चेंज ही तो है, बदलाव ही तो है, राइट। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, मोमबत्ती का जलना। रस्मा है रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों की कटाई होना। तो ये सब चेंज है, बदलाव है, यानी कि केमिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक बार हो गया तो दोबारा वापस नहीं ठीक हो सकता, यानी कि हो गया, परमानेंट चेंज बोलते हैं केमिकल चेंज को भी, समझ गए। तो बेसिकली केमिकल चेंज यानी कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही इस चैप्टर के बारे में डील कर रहा है। एक फिगर है, देखते हैं फिगर क्या बताना चाहता है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज ए केमिकल चेंज विच इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस। तो जो फलों की कटाई जो है वो एक केमिकल चेंज है जिसमें केमिकल रिएक्शंस भी इंक्लूडेड है, राइट। कैसे, कोई लड़का सोचे कि केमिकल रिएक्शंस कैसे। एक बात बताओ जी, पहले ही फल मजे से लटका हुआ था इसके टहनियों में, इसको हर एक चीज मिल रहा था, लेकिन जैसे इसको काटे हर एक चीज मिलना बंद हो गया, यानी उसका जो जो भी रिएक्शंस प्रक्रिया था वो उलट पुलट हो गया कि नहीं हो गया, तो ठीक नहीं हो सकता, यानी कि केमिकली बदलाव हो गया, राइट। तो केमिकल रिएक्शंस उसमें हो गया ना, राइट। चलो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, नहीं ये फिगर नहीं बनाना, अरे अपना अपना दिमाग लाया कीजिए कि कहाँ फिगर बना सकते हैं, कौन सा फिगर नहीं बना सकते, इसको बना के कुछ ही करें। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं।
चलिए लिख लिया, आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी तो अभी बोलेगा नहीं है। वेरी गुड। चलिए आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट बता रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। भैया केमिकल रिएक्शंस हुआ तो उस केमिकल रिएक्शंस का क्या गुण है, क्या विशेषता है, इसके बारे में बताइए। कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे बबुओ कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है, ये कैसे चिन्हेंगे, ये कैसे पहचानेंगे, इसका क्या गुण है, क्या लक्षण है, क्या विशेषता है। तो यही विशेषता के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। लिखा हूँ द इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स और चेंजेस विच टेक। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, तभी तो जाने कि कौन कौन सा वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिखा हूँ द इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स और चेंज विच टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस और नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस हुआ है, तो केमिकल रिएक्शंस हुआ होने के बाद जो आसानी से देख करके, जान करके पता लगा सकते हैं कि क्या बदलाव हुआ है, उसे ही हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का नाम दिया है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि केमिकल रिएक्शंस होने के बाद या फिर केमिकल रिएक्शंस होने के होता है तो उसके बाद जो आसानी से इजीली पता लगाया जा सकता है कि क्या हुआ, किस चीज में परिवर्तन हुआ, किस चीज में बदलाव हो गया है, क्या उसका कलर में, कि टेम्परेचर में और बहुत सारे चीजों में, तो उसको पता लगा सकते हैं हम लोग। तो उसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शंस का नाम दिया, यानी कि वो कुछ गुण में से एक भी गुण धरा गया कि नहीं भाई ये बदल गया, तो मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि वो केमिकल रिएक्शंस हुआ है। और अगर नहीं पता चला दैट मीन्स कि केमिकल रिएक्शंस नहीं हुआ है। राइट, यही कहने का अर्थ हुआ। ठीक है जी, किसी को कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत है? हाँ हाँ हाँ, हाँ पता था तुम हाँ ही बोलेगा, ना तो बोल नहीं सकता है। इतना अच्छा से पढ़ाने के बाद ही दिखते हैं तुमको। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो। राइट, तो सबसे पहला गुण है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का निर्माण होगा। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि प्रेसिपिटेट का निर्माण होगा। अब कोई लड़का सोचा प्रेसिपिटेट क्या हुआ, तो आने वाला टॉपिक में बताएंगे कि प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हुआ। अभी बता देते हैं कि अंदर में मावेल टाइप जैसे जैसे चीनी डाल के छोड़ दिए पानी में, घुलाया नहीं तो चीनी जाके बैठ जाए, तो इसी कुछ बैठ जाता है, जम जाता है नीचे, उसे ही प्रेसिपिटेट कहते हैं। राइट, अभी के लिए इतना ही। आगे बता रहा हूँ चेंज इन कलर। ठीक है, तो चेंज इन कलर, उसका कलर में बदलाव हो गया, तो यह भी एक केमिकल रिएक्शंस का क्या है, संकेत है कि हुआ है, गुण है। ठीक है, चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर में भी बदलाव हो सकता है। पांचवा है चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट, उसका अवस्था ही बदल जाए, है कि नहीं, कि सॉलिड था लिक्विड हो जाए, लिक्विड है गैस हो गया, तो क्या ही कहना है कि नहीं। तो अवस्था में बदल सकते कि नहीं बदल सकते, बोलो। इसलिए यस। चलिए इसे देख लो एक बार, कुछ भी रह ना जाए इसलिए देख लीजिए। राइट, चलिए अब यहाँ पे पहला लिखा हूँ इवोल्यूशन ऑफ गैस। राइट, यानी कि गैस को निकालेगा, गैस रिलीज होगा कब, केमिकल रिएक्शंस के समय। ठीक है, तो उसका एग्जांपल्स जो है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि कौन से रिएक्शंस रिएक्ट करेगा तो गैस का निर्माण होगा। राइट, लिखा हूँ कि व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो गैस, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा वही। देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस, तो हाइड्रोजन गैस का के जो बबल्स है उसका निर्माण होगा। समझ गया, तो यहाँ पे जेड जिंक है, एस मतलब सॉलिड हुआ, H2SO4 डाइल्यूट है। ठीक है, यानी कि पूरा ओरिजिनल गाढ़ा H2SO4 नहीं है, डाइल्यूट है मतलब पंचुछुर है, यानी कि पानी मिला हुआ है H2SO4 में। ठीक है, तो H2SO4 डाइल्यूट है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। तो ये दोनों को रिएक्शंस करवाए, मिला दिए आपस में, तो मिल करके बना है ZnSO4 जो कि एक्वस है। ठीक है, जिंक सल्फेट इसे पढ़ते हैं, ZnSO4 का मतलब हुआ जिंक सल्फेट, इसको लैंग्वेज फॉर्म में पढ़ते हैं। H2 गैस जो है वो रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगा। तो इसका इस सिंबल का मतलब ही हुआ
मतलब ही हुआ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गया, यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। इस सिंबल का मतलब ये हुआ। लिख भी दिया हूँ लैंग्वेज फॉर्म में भी, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुआ। तो पहला एग्जाम्पल्स हमने देखा है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल्स जो है वो कंप्लीट होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस की केमिकल रिएक्शंस के वक्त जो है वो गैस का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है, राइट। अगर नहीं होता दैट मीन्स कि केमिकल रिएक्शंस नहीं हुआ है। समझ गए डियर स्टूडेंट? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी है तो बोलिएगा, नहीं है बहुत अच्छे। तो बोलो तो एक क्वेश्चन तुझसे पूछता हूँ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए। हाँ हो तो Zn प्लस H2SO4, ठीक है ना। तो इसमें और ZnSO4 प्लस H2, तो बताओ कौन प्रोडक्ट और कौन रिएक्टेंट, राइट। तो जो रिएक्शन में भाग लिया कौन लिया, Zn और H2SO4, तो ये रिएक्टेंट कहलाएगा। और जो इसका प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, नया सब्सटेंस का निर्माण हुआ, तो वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो नया सब्सटेंस का निर्माण क्या हुआ है, तो ZnSO4, तो ये और H2, तो ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट कहलाएगा इस रिएक्शन का। तो चिन्ह में आ गया, यानी कि आपको पहचानने आ गया कि कौन रिएक्टेंट कौन प्रोडक्ट। ऑब्वियसली यस, मुझे पता है कि इससे पहले ही आपको आ गया है। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो इसे लिख लो और कुछ भी रह ना जाए, बस अब थोड़ा देर वेट करो, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए एक दूसरा एग्जांपल्स ले रहा हूं कि रिएक्शन बिटवीन आयरन सल्फाइड को रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो सल्फाइड गैस का निर्माण करेगा। जैसे देखिए FeS सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि आयरन सल्फाइड लिया हूं मैं, इसको रिएक्शन करवा रहा हूं H2SO4, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो किस चीज का निर्माण हो रहा है जी, तो FeSO4, यानी कि एक फेरस सल्फेट। FeSO4 इसको क्या पढ़ते हैं, तो फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट और गैस का निर्माण हो रहा है H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। देख लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो रिलीज हो रहे हैं, राइट। तो गैस का रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, गैस का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्वियसली। तो ये भी क्या कहलाएंगे, ये भी एक केमिकल रिएक्शंस ही कहलाएंगे, राइट। तो समझ गए, इसको में रिएक्टेंट ही हो गया और प्रोडक्ट ये हो गया। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट क्या नया प्रोडक्ट के रूप में क्या बना, ये बना है और ये बना, इसलिए ये प्रोडक्ट कहलाएगा। समझ गया, चलिए वेरी गुड। अब एक और एग्जांपल्स देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस में बातें करते हैं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं बच्चे, हर एक चीज को कवर करेंगे, राइट। मेरे पास कई सारे किताबों को पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, मक्खन पंचामृत आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट। इसलिए मैं लिखता नहीं, मैंने हर एक चीज पहले से यहाँ पे डिजाइन करके रखा है ताकि आपका टाइम बचे और बहुत सारे चीजों के बारे में बता सकूं, राइट। लिखा मुझे कि हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है ClO3। याद कर लो, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला हुआ ClO3, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट यानी कि ClO3 एंड मैग्नीज, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हुआ MnO2। मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हुआ MnO2 और पोटेशियम क्लोरेट क्लोरेट का फार्मूला हुआ KClO3। पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला हुआ KClO3, ठीक है। तो KClO3 को रिएक्शन करवाएंगे, हीट देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हूं KClO3 को हीट करेंगे और MnO2 को यहाँ पे जब ऐसे लिखा रहा है MnO2, तो कहते हैं कि MnO2 को कैटालिस्ट के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे MnO2 को कैटालिस्ट के रूप में यूज किया है, यानी कि रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए MnO2 का इस्तेमाल किया। समझ गया ना। तो KClO3 को हीट करेंगे MnO2 कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो बनाएगा KCl, ठीक है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा, राइट। इसका मतलब हुआ गैस निकलना। तो इना भी लिखेंगे तो ही पता चल जाएगा कि गैस निकल रहा है, सिर्फ ये सिंबल से, राइट। तो ये कुछ था जो हमने तुझसे एक्सप्लेनेशन दिया है, राइट। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए जी, आपने इसे चाहा और आपने इसे लिख लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मुझे यकीन है कि जो कुछ भी चीजें मैंने तुझसे बतलाने का प्रयास किया है उसे तुमने सफलतापूर्वक सीखा है और अच्छे से ग्रहण किया। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए लेक्चर जरूर बनाऊंगा, कभी कभी टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। कहीं कंफ्यूजन है
तो कहीं स्कूल जाते हो तो स्कूल वाले टीचर से क्लियर कर लिए, नहीं तो मेरे पास मैसेजेस कर दीजिए। मैं, मेरी टीम आपको चीज़ों को रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, राइट? समझ गया ना? और स्कूल टीचर से पूछ लिए, अपने दोस्तों से पूछ लिए, है कि नहीं? कोई बड़े भाई हैं घर में, तो उनसे पूछ लिया कि भैया इसके बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए, पढ़ रहे थे, समझ में नहीं आया। और अगर नहीं, तो फिर क्या बोलते हैं उसको, गूगल पे टेक्स्ट कर ली कि फलाना के रिएक्शंस क्या होंगे, इसका वर्ड मीनिंग क्या होगा, और उससे भी नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, है कि नहीं? जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, राइट? तो पढ़ने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बस आप मेहनत करके पढ़ो। मेहनत करने का मतलब ये नहीं होता कि दिन-रात एकदम पूरा लगे जा रहे हैं, तुम्हारा नाम लिए जा रहे हैं, अब ऐसे थोड़ी होता है। तो कभी-कभी हँसी-मज़ाक भी कर लिया करो, शाम को घूमने के लिए भी निकल जाइए, कोई दोस्त नहीं है आपका, कोई बात नहीं, अकेले गए, एक चक्कर लगा के आ गए, उससे मूड आपका फ्रेश हो जाएगा और पढ़ने में आपका कंसंट्रेशन जो है वो और मन लगेगा, ठीक है ना? तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैं आपको यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक है ना? फिर से मुलाकात करूँगा नेक्स्ट क्लास में, वो भी कुछ नए अंदाज़ में करूँगा। तब तक के लिए बस आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए रहना, हँसते हुए रहना, अपने दोस्तों के बीच में। टेंशन नहीं लेना यार, प्रेशर से नहीं पढ़ाई करना है, एकदम पूरा मज़ाक की तरह पढ़ाई करना है। पढ़ाई को फन की तरह लो, सीरियसली नहीं, नहीं तो फिर दिमाग खराब होने लगेगा, राइट? ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एन्जॉय योर डे, लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर।